नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सरफराज हुसैन साहब जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है दरगाह शाह मर्दा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एमएमसी न्यूज पर। सबसे पहले इस दरगाह शाह मर्दा को लेकर बात करेंगे, उसी एवज में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरफराज साहब, सबसे पहले सवाल ये कि जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान का नाम सामने आ रहा है और ये दरगाह शाह मर्दा को लेकर जिस तरह के घोटाले की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ आपके पास है, जिस तरीके से अब्बास साहब की तरफ से जो जवाब मिल पा रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले आपने अगर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अमानतुल्लाह खान साहब के ताल्लुक से बात की है तो मैं आपको बता दूं जी कि 2019 में हमने कई शिकायत दर्ज कराई थी दिल्ली वक्फ बोर्ड में, और हमने उनको बारहा ये दिल्ली वक्फ बोर्ड को और उनके चेयरमैन साहब को बताने की कोशिश की कि दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा में करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है और 2010 से अब तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ है और ये सारा फर्जीवाड़ा बनाकर चल रहे हैं, सब दिखावा है। कोई इलेक्शन ये नहीं करवाते हैं, ना ही 2013 में हुआ है, ना ही 2016 में हुआ है और ना ही 2019 में हुआ है। और इसकी बाकायदा शिकायत हमने थाना लोधी कॉलोनी में 24/8/2019 को करवाई है, जिसका डीडी नंबर 12A है। हमने वक्फ बोर्ड को जब ये तमाम चीजें शिकायत की तो वक्फ बोर्ड ने 22/8/2019 को अंजुमन हैदरी के ऑफिस बेयरर्स को एक नोटिस जारी किया कि आप 24 तारीख को होने वाले इलेक्शन को रोक दें, उस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन अंजुमन हैदरी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाज़ाहिर तो इलेक्शन हो रहा था लेकिन एक्चुअल में कोई इलेक्शन हो ही नहीं रहा था। तो क्या ये अफवाह था? ये अफवाह था। देखिए, अफवाह कैसे होता है, अगर आप 20 ऑफिस बेयरर चुने जाने हैं, अगर 20 लोगों को 14 लोग मिलकर एक कमरे में इलेक्ट कर लेंगे तो उस इलेक्शन को आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये फर्जीवाड़ा है सारा। सिर्फ इनको कागजों में अपने आप को दिखाना होता है। ये पिछली 3 बार से ऐसा कर रहे थे 10 साल से, और जब इसकी मुखालफत की गई वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया 22/8/2019 को, 24/8/19 को इन्होंने अपना अच्छा, एक बात और है कि हमें वोट डालने का इख्तियार हक होता है विधानसभा लोकसभा में सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक। बिल्कुल। क्या 5 बजने से पहले यानी कि सुबह 10 बजे इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। हालांकि जो अनअपोज इलेक्शन होते हैं उनको भी 5 बजे के बाद डिक्लेयर किया जाता है। यह कानूनी पाबंदी है। आपने सुबह 10 बजे डिक्लेयर कर दिया और इसका सबूत यह है कि हमने उसकी दरगाह में शिकायत की, 100 नंबर को कॉल किया गया, वहां पर पुलिस आई। ये सब मौजूद है साहब, हमारे पास सारा मटेरियल। और फिर हमने इसकी शिकायत दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी। ये मामला कब से संगीन हो गया है? वक्फ बोर्ड की नजर कब से इस पर है और किस तरीके से सल्टाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर हम सच कह रहे हैं और आप हमारी मानते हैं तो ये मामला संगीन तो ये 2010 से ही है। अच्छा। लेकिन वक्फ बोर्ड की जानकारी में नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में चेयरमैन आते जाते रहते हैं, वक्फ बोर्ड का स्टाफ बदलता रहता है। वक्फ बोर्ड की ये ऐसा तो नहीं है कि वहां पर एक ही चेयरमैन पिछले 50 साल से रहे हों। बिल्कुल। इससे पहले चौधरी साहब थे, उससे पहले प्राचा साहब और जो लोग रहे होंगे। 2019 में हमारे ये वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाया गया हमारे जरिए, और 2019 में अगस्त 2019 में हमने जब वक्फ बोर्ड को बार बार कहा और वक्फ बोर्ड ने हमारी नहीं सुनी, तो हमने वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर दरियागंज में अमानतुल्लाह साहब के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना दिया हमने, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आजाद हिंदुस्तानी है। अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे लोकतंत्र में, हम आपके खिलाफ धरने करेंगे। बिल्कुल। जब हमने धरना किया और इस मुहिम में शिद्दत हुई तो वक्फ बोर्ड ने इसका संज्ञान लिया, इसका नोटिस लेते हुए, और हमारी बात को सुना और हमने उनको रिटन कंप्लेंट करी, जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं कि वहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड ने फौरन इसकी इंक्वायरी शुरू की, और इंक्वायरी शुरू करने के बाद जब हमारी बात सही पाई गई तो इस इलेक्शन पर, होने वाले इलेक्शन पर, क्योंकि ये सबसे पहला काम होने जा रहा था, इस पर रोक लगा दी। जब इन्होंने ये इलेक्शन नहीं रोका तो फिर हमने वक्फ बोर्ड को आकर वो कंप्लेंट दिखाई जो हमने थाने में दर्ज करवाई थी। उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने नोटिस लेते हुए 26/8/2019 को अंजुमन हैदरी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि आपका इलेक्शन नन एंड वॉइड करा दिया जाता है। ये हमारे पास नोटिस मौजूद है, और आपके इलेक्शन पर रोक लगाई जाती है, प्लस आपको 13-16 के इलेक्शन के बारे में तमाम जानकारियां फराहम करानी है दिल्ली बोर्ड को, और पिछला तमाम हिसाब देना है अकाउंट्स का दिल्ली वक्फ बोर्ड को। ठीक है। इसके बाद तब जब इन्होंने 1 महीने तक कोई जवाब रिप्लाई नहीं दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड को, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इनका रवैया और हठधर्मी को देखते हुए और हमारी शिकायत को सही मानते हुए
24/9/2019 को एक मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी जो दरगाह की तमाम चीज को देखरेख करेगी, और ये ऑर्डर पास किया 24/9/2019 को कि नेक्स्ट ऑर्डर तक यही मैनेजिंग कमेटी तमाम मामला दरगाह के देखेगी। लेकिन जिस तरीके से बहादुर अब्बास कई इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं और शिया कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमानतुल्लाह खान साहब शिया कौम को बदनाम कर रहे हैं, ये सवाल तो इसमें होता ही नहीं है। अमानतुल्लाह खान को तो ये बहादुर, ये जो पाली में कहते हैं बहादुर, वैसे हमारे यहाँ तो दरअसल बहादुर उस लड़के को कहते हैं जो हमारे यहाँ काम करता है घर पर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बहादुर है या ये बहादुर है। तो जहां तक आप बहादुर का सवाल बता रहे हैं, बहादुर तो अमानतुल्लाह खान साहब के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कैसे? भाई उनको बदतमीजी करता है, उनको गालियां देता है, हम पर इल्जाम लगाता है कि हम अमानतुल्लाह खान साहब के साथ मिलकर दरगाह शाह मर्दा को सुन्नियों को देना चाहते हैं। अच्छा, ये इल्जाम लगाता है। जबकि अमानतुल्लाह खान साहब ने जो 2019 में कमेटी तश्कील दी, जो 2022 में कमेटी बनाई, 5 जनवरी 2022 को कमेटी बनाई है, और इसकी भी एक वजह है, वो एक टेक्निकल बात बताता है कि अगर 2019 में कमेटी बना दी गई थी तो 2022 में बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो मैं उसको ये बता दूं कि कानून की जानकारी हासिल करो, पहले 2019 का नोटिफिकेशन भी पढ़ो और 2022 का भी पढ़ो। 2019 की कमेटी बनाई गई थी टेम्परेरी नेक्स्ट टिल ऑर्डर तक, ताकि अगर कोई करप्शन हो रहा है या इनकी बात सही पाई जाती है तो हम इनको चार्ज बरकरार रखेंगे इनके ऊपर, और अगरचे आप अपनी सफाई दे देते हो आके तो हमारी बात को डिसमिस कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आप अपनी जगह दरगाह चलाते रहोगे। लेकिन 3 साल में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। अंजुमन हैदरी को लेकर जो बात हो रही है, जो सवाल उठ रहे हैं कि उनको हटाने के बावजूद भी काबिज होने की तैयारी क्यों करती हैं? देखिए, अगरचे ये माले इमाम को गस्ब करने का इनके पास सबसे बेहतरीन तरीका है, वहां से करोड़ों रुपए की आमदनी है। ये किसी के भी, ना बहादुर के बाप दादा की है, ना सरफराज के बाप दादा की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बेगम कुदसिया बेगम ने वक्फ की थी, और कमेटियां आती जाती रहती हैं। हर 3 साल में इलेक्शन होता है अंजुमन हैदरी का। आज मैं आपको एक बात और यहां पर यह बता देता हूं कि अंजुमन हैदरी किसी शख्सियत का नाम नहीं है। अंजुमन हैदरी इज अ कमेटी। ये कमेटी वो है जो दरगाह की देख रेख करती है, ना कि दरगाह की मालिक बन जाती है, ना कि ये दरगाह की ऑनर है। ये तो सिर्फ और सिर्फ देख रेख के वास्ते कमेटी की है। और इसी कानून के तहत अगर आप वक्फ एक्ट 1995 उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुतवल्ली को अपॉइंट करने का अख्तियार या सुपरसीड करने का अख्तियार दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड ये देखता है कि कोई भी मुतवल्ली वहां पर खुद बुर्द कर रहा है, वहां पर तहफ्फुज नहीं कर रहा है, औकाफ के साथ बेईमानी कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाता है। क्यों हटाया गया? फिर क्यों हटाया गया? क्यों हटाने के लिए, देखिए, वक्फ बोर्ड ने यह पाया कि पिछले 10 साल में कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है। प्लस जो करोड़ों रुपए की आमदनी आ रही है, हमें हमारी किसी भी औकाफ की आमदनी का 7% दिल्ली वक्फ बोर्ड को देना होता है। इन्होंने कभी कोई पैसा इस हिसाब का वहां दिया ही नहीं, बल्कि जब 2019 में इस तहरीक ने शिद्दत इख्तियार की तो इन्होंने एक झूठा सा अकाउंट वहां जमा किया कि 7 करोड़ रुपए हमारे पास आए हैं और 6 करोड़ 90 लाख हमने खर्च भी कर दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 6 करोड़ 90 लाख यानी कि 690 लाख रुपया आपने अगर कहीं खर्च किया होगा तो वो दिखाई देता होगा। आपने कोई बिल्डिंग बनाई होगी, कोई कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, फ्लैट्स बनाए होंगे, दरगाह में रोजा बनाया होगा, कहीं तो आपने 6 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च किया होगा ना, तो आप उसका हिसाब दीजिए ना। बिल्कुल भाई, आपने क्या किया, हमारी शिकायत से हमारे इल्जामों से बचने के लिए, जो हम इल्जाम लगा रहे हैं बकौल आपके, उन इल्जामों से बचने के लिए झूठा, उस पर किसी सीए का या किसी का सहारा लिए बगैर इन्होंने एक किसी सीए को पकड़ा और उससे 7 करोड़ रुपए का के हमारे पास आए और 6 करोड़ 90 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए। भाई, आप 7 करोड़ रुपए आए, इसका हिसाब तो कौन बाद में मांगेगी? पहले ये बताओ कि 6 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कहां कर दिया आपने? क्या इस पर किसी भी तरह से कार्रवाई हुई वक्फ बोर्ड की तरफ से जी, या फिर सीबीआई जांच भी कुछ? नहीं, देखिए हम सिस्टम के बाहर नहीं जाते हैं। बिल्कुल, हम कानून के दायरे के बाहर कभी नहीं जाते। हमारा मिजाज भी है, और चूंकि हम मातहत हैं ऊपर वालों के, तो हम इसके लिए हमने सबसे पहले शिकायत की दिल्ली वक्फ बोर्ड में। उसकी कॉपी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हमारे एहतजाज करने पर, हमारे शिकायत करने पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक कमेटी तश्कील दी, जांच कमेटी, जो 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले की जांच करेगी और इस पर रिपोर्ट पेश करेगी। और अगरचे हमारी शिकायत जायज मानी जाती है और रिपोर्ट्स में वो पाया जाता है जो हमने इनके ऊपर इल्जाम लगाए, तो हम उस रिपोर्ट्स को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे रिकवरी के लिए।
जिस तरीके से आपने डेटा की बात की, आपने कहा कि इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए, इतने दिए गए, जो लिस्ट बनाई गई वो फर्जी है, तो क्या फर्जी जो लिस्ट बनाया गया उसमें किस किस का नाम है, ये भी तो होगा उसमें। किस किस का नाम है? हाँ। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप कि किस किस को दिए गए वो पैसे कहाँ गए, कैसे गए, ये सारी चीजें हुई नोट। देखिए, आपके यहाँ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। हाँ। वो बता रहे थे कि हमने 28 लाख रुपया वकील को दिया या जज साहब को दिया। ठीक है। मतलब लीगल पर खर्च किया। मुझे एक बात ये बताइए, मैं सिर्फ उसमें छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या 28 लाख रुपया किसी आर्बिट्रेटर पर खर्च किया जा सकता है? एक बात और, वो जो अभी बता रहे थे कि महमूद परांचा एक शरीफ वकील हैं। हाँ। भाई होंगे, मुझे उनकी शख्सियत से कोई एतराज नहीं है, वो जानते होंगे अगर शरीफ होंगे। महमूद परांचा को जिस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड की लीगल टीम में रखा गया, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं दरगाह शाह मर्दा के तमाम मामला फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। ठीक है। उनको फीस काहे की पे की जा रही है? हाँ, अहम सवाल है। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी मामले में आर्बिट्रेटर को या वकला को फीस जमा करता है, फीस देता है कि जो दरगाह के केस लड़ रहे हैं, या दरगाह की कमेटी पे करती है? अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक जितने भी किसी भी औकाफ के केस चलते हैं, वो वहां की मैनेजिंग कमेटी या वहां की मुतवल्ली वो मुकदमे लड़ती है और उसके वकील को पैसे देती है। लेकिन तो भाई ये मामला तुम्हारा और वक्फ बोर्ड का है, तुम जानो, वक्फ बोर्ड जाने, वक्फ बोर्ड बताएगा 28 लाख रुपए हो रहे हैं। हालांकि संगीन घोटाले हुए हैं, घोटाले के बीच जो नाम है क्या वो जग जाहिर है? बिल्कुल ओपन है ना। क्या नाम? देखिए, मैं आपको घोटालों की ये एक बहुत बड़ा एसोसिएट है। आपका पूरा परिवार जब किसी चीज में लग जाता है तो उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। हाँ, होता है। और रोटी आपको और हमें सबको चाहिए होती है। नईम फातिमा काज़मी दिल्ली वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी की तरफ से। नईम फातिमा काज़मी के शौहर अंजुमन हैदरी के वाइस प्रेसिडेंट है रईस अब्बास। नईम फातिमा काज़मी के भाई एग्जीक्यूटिव मेंबर है अंजुमन हैदरी में। तो क्या आवाम को ये समझ में नहीं आता कि ये जो दायरा है, ये जो घेरा बनाया हुआ है इन्होंने पूरी दरगाह को काबिज हैं जिसके ऊपर, ये क्यों है? परिवारवाद जैसे। हाँ, परिवार चल रहा है पूरा। भाई देखिए ना, मैं आप पर एक इल्जाम लगा रहा हूं, किसी एमपी पर इल्जाम लगता है, मिनिस्टर पर इल्जाम लगता है, तो घोटाले का या किसी भी चीज का, तो सबसे पहले उनकी पार्टी उनसे इस्तीफा लेती है। हाँ। या वो इस्तीफा देते हैं। उसके बाद इंक्वायरी सेटअप होती है। उसके बाद अगरचे वो इल्जाम सही माना जाता है तो वो जेल जाते हैं, और अगर वो इल्जाम साबित नहीं होता है तो उनको उनके ओहदे पर इज्जत के साथ फाइज कर दिया जाता है। आप उस प्रोसीजर को क्यों फॉलो नहीं करते हैं? आप ये देखिए कि रईस अब्बास वक्त करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी करोल बाग में उनके पास है। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, इसका मैं जवाब दे आप, क्या वो रईस अब्बास के नाम अलॉटेड है? और अगर रईस अब्बास के नाम अलॉटेड है, 2018 में इनकी वाइफ वक्फ बोर्ड की मेंबर बनी है। आप जो कह रहे हैं कैमरे के दौरान, कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रहा सब कुछ, लेकिन सवाल ये है कि जो इल्जामात आप लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? देखिए, सबूत की बात यह है कि 2019 में हमने जितनी शिकायत दिल्ली वक्फ बोर्ड में दर्ज की हैं, अभी 2 मुकदमे हमारे वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। ठीक है। और जो सबूत की बात है, सबूत हम आपके कहे हुए से इकट्ठा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपनी लास्ट एजीएम जो 14 मेंबरों पर मुश्तमिल थी, जबकि अंजुमन में 20 ओहदेदार होते हैं, ठीक है, सिर्फ 14 मेंबर मौजूद थे। उस एजीएम में इनके फाइनेंस सेक्रेटरी अहमद डोसा ने कहा कि हमारे पास 2 साल में 7 करोड़ रुपया आया, 6 करोड़ 90 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया, और उसी को इन्होंने वक्फ बोर्ड में भी भेज दिया। तो इसका मतलब हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इस बात की वजाहत कर दीजिए। बिल्कुल। और अगर आप वजाहत नहीं करते हैं तो फिर ये इल्जाम जुर्म बन जाता है। क्या ये घोटाले जो हो रहे हैं, इसके साथ साथ क्या कुछ स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, दरगाह शाह मर्दा के द्वारा बनाया गया? एक भी कुछ नहीं बनाया गया। हमारा भी तो यही सवाल है, सेम सवाल है हमारा। तो कौम के लिए क्या किया? कौम के लिए अभी हमें अपने लिए करने से तो फुर्सत मिल जाए। अच्छा, अभी हमारे अपने महल तो बन जाए, अभी हम BMW तो खरीद लें अपने लिए, कौम के लिए तो हम बाद में करेंगे। पहले तो हम कौम को बेच रहे हैं। अच्छा, पहले तो हम कौम का सौदा कर रहे हैं। जब ये कौम हम बेच देंगे, सौदा कर लेंगे और इसका हमें पैसा मिलेगा, पहले हम अपने लिए BMW खरीदेंगे, फिर हम बी के दत्त कॉलोनी में 2 फ्लैट खरीदेंगे, जैसे कि रईस अब्बास ने खरीदे। एक रईस अब्बास का फ्लैट है, एक बहादुर अब्बास का फ्लैट है। जो बहादुर अब्बास
2009 में मोबाइल की रिपेयरिंग का काम करता था, 2020 में वो करोड़ों रुपए की संपत्ति, बेनामी संपत्ति का मालिक बन जाता है। ये साबित करने की जरूरत नहीं है, ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। और इसके लिए हम सिर्फ अदालत से रुजू नहीं कर रहे हैं, हम क्राइम ब्रांच से भी बात करेंगे। तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले पर? बिल्कुल होगी, और अगर नहीं होगी तो हम करवाएंगे। अगर हमें अपने गृह मंत्री, वजीर आजम तक भी जाना पड़े, वहां तक भी जाएंगे, क्योंकि ये माले इमाम है। और ये 200 करोड़ रुपया, हम बार बार कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये 200 करोड़ से ज्यादा का है। हम इसलिए ये फिगर नहीं बढ़ाकर बताते हैं कि हमें जवाबदेही है, क्योंकि आज जो हम आपके कैमरे के ऊपर बैठकर कह रहे हैं, इसकी हमारी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल जवाबदेही होगी अब। बिल्कुल, हम 200 करोड़ रुपया बार बार कह रहे हैं, तो हम इसको साबित करेंगे कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, वक्फ बोर्ड इज ऑटोनोमियस बॉडी। वक्फ बोर्ड ने 5 जनवरी 2022 को अंजुमन हैदरी को सुपरसीड कर दिया, ठीक है, और नई कमेटी, मैनेजिंग कमेटी ऑफ दरगाह शाह मर्दा तश्कील दे दी। अब वक्फ बोर्ड ने 19 तारीख को एक ऑर्डर इनके यहाँ भेजा कि आपकी कमेटी को खत्म कर दिया गया है और नई कमेटी तश्कील दे दी गई है, लिहाजा 30 दिन के अंदर अंदर तमाम कैश, अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, चाबियां, तमाम लिटरेचर दरगाह के ताल्लुक से वो मैनेजिंग कमेटी को हैंडओवर कर दिया जाए। ठीक है। अगर ये हैंडओवर नहीं करते हैं, हाँ। क्योंकि हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के मातहत आते हैं और हम कानून में ही रहकर काम करना चाहते हैं, हम कानून से बाहर नहीं जाना चाहते, नहीं जा सकते, बिल्कुल। तो इसके बाद जाना भी नहीं चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। तो इसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड का अगला स्टेप क्या होगा, वो हमें हुक्म करेगा, वो हमें हिदायत जारी करेगा, तब हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के हुक्म के बाद अगला कदम उठाएंगे। तो क्या इस वजह से बेचैनी बढ़ गई है? जाहिर सी बात है भाई, जब आप करोड़ों रुपए की आपसे आमदनी ली जा रही, रोकी जा रही है आपकी, और जो करोड़ों रुपए, 200 करोड़ से ज्यादा का आप गबन कर चुके हैं, जब वो वापस लिया जाएगा आपसे, तो दर्द तो होगा। इसलिए परेशान है। बिल्कुल परेशान नहीं है तो डिप्रेशन में चला गया है बहादुर। तो इसकी बातें सुनिए आप, हमें हम ऑन स्क्रीन वाले आदमी नहीं, हमारे बोलने के लहजे से भी समझ लीजिए आप। बहादुर अब्बास ने कहा है कि अमानतुल्लाह खां के साथ जो भी लोग हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। हाँ, ये वही बहादुर हैं जो मरहूम अहमद अली पटेल को सलाखों के पीछे 3 बार भेज चुके हैं। ये तो किसी को भी जेल भेज देते हैं, दरअसल ये खुद ही अदालत है। हाँ। ये खुद ही वकील हैं, ये खुद ही मुकदमा है, ये खुद ही इंस्पेक्टर है, ये सब कुछ खुद है। ये किसी को भी आपको मैं ऐसे फोटो दिखाऊंगा, मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें अहमद पटेल का फोटो और सलाखों के पीछे है वो। देश के कानून से आगे कोई नहीं है, कानून तो सबके लिए बराबर है। ये बात आप किसी लिए कह रही हैं, बहादुर के लिए या अहमद पटेल के लिए या अमानतुल्लाह के लिए? नहीं, बहादुर के लिए मैं कह रही हूँ। इन्होंने कहा कि सलाखों के पीछे जाएंगे। हाँ। तो जब जांच का विषय है, जांच होगी, उसके बाद ही कोई सलाखों के पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए, मैं बहादुर की एक बात से इत्तेफाक करता हूँ जी, बाकी तो बहुत सारी मेरे इख्तिलाफ है। एक बात से इत्तेफाक है कि जो भी गासिब माले इमाम हैं, जिन्होंने भी इमाम के माल में घोटाले किए हैं, ये जेल जाएंगे। अब सरफराज जाएगा या बहादुर जाएगा, ये वक्त बताएगा। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि सलाखों के पीछे तो जरूर जाएंगे, लेकिन कानूनी दायरे में रहकर। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा, बहादुर को पकड़ूंगा और सेंट्रल जेल की छत पे फेंक के आ जाऊंगा, या बहादुर आएगा, सरफराज को पकड़ेगा और एसएचओ साहब को हाथ में हाथ दे देगा कि भाई इसको जेल के पीछे डाल दो। ऐसा कानून नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो नई कमेटी जो बनाई गई है, क्या अब तक सब कुछ हैंडओवर किया गया है या इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। तो जिस तरह अंजुमन है, जो हैदरी जो है, उसे उस कमेटी से हटाने के बाद नई कमेटी के लिए और क्या कुछ किया गया है? नई कमेटी के हाथ में अब तक क्या कुछ है? देखिए, अभी सबसे पहला जो स्टेप है वो है पोजीशन लेने का। ठीक है। फिजिकली पोजीशन जब तक हम नहीं ले लेते हैं, अब तक नहीं लिया गया, नहीं लिया गया है। जब तक हम फिजिकल पोजीशन नहीं ले लेते हैं, तब तक हमारे लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। हम कुछ करना भी नहीं चाहते। भाई हम ये तो नहीं चाहते कि जाके सर फोड़ दें और कब्जा ले लें। नहीं, लीगल तरीके से ही होगा कुछ। देखिए, जब हम कोई प्रॉपर्टी खाली करवाते हैं, सेशन कोर्ट में हम केस डालते हैं और हम उसमें इविक्शन ऑर्डर हो जाता है, तो किराएदार को 180 दिन का टाइम दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह दिल्ली वक्फ एक्ट का भी अपना एक कानून है, उसके तहत उन्होंने एक कमेटी बनाई और 30 दिन का आपको टाइम दिया है। अल्टीमेटम दिया गया, अल्टीमेटम है, बल्कि अल्टीमेटम भी एक इविक्शन ऑर्डर है, बिल्कुल सीधा सीधा सा। अच्छा, कि आपको जगह खाली करनी है और अल्टीमेटम इस बात का है कि ये तमाम चीजें आप हैंड ओवर कर दीजिए। हैंड ओवर करना होगा। बिल्कुल। जो 10 साल 15 साल से रहे, उन तमाम चीजों को डेटा आपको देना होगा। बिल्कुल। और अगर ये नहीं लेंगे तो हम कोर्ट मूव करेंगे, कोर्ट में लेंगे इनसे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। कई लोग कटघरे में आ जाएंगे फिर।
आ जाए तो कई लोगों ने माल भी तो खाया होगा ना। हाँ देखिए, या तो कई लोग वो कटहरे में आएंगे या हम कटहरे में जाएंगे, हम इल्जाम लगा रहे हैं तो, हाँ। और हम साबित नहीं कर सके तो, और हम इसके लिए तैयार बैठे हैं साबित के लिए। अगर 100 लोगों ने खाया तो 100 लोग आएंगे, जो मर गए उनको तो नहीं, खैर हम जाएंगे कब्रिस्तान लेने, लेकिन अगर जो लोग जिंदा हैं और उन्होंने माले इमाम खाया है तो उनसे निकलवाया जाएगा। तो ये इस मामले पर दरगाह को लेकर के ये आग कब लगी इस तरीके से, उबाल अब आने लगा सब कुछ? नहीं, देखिए उबाल की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया का एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला चला रहा है, जैसे निज़ाम शमसी बनाया है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ होने लगता है। सर्दियों के लिए भी पहले से मौसम कुछ सर्द होता है, फिर सर्दियां आती हैं, गर्मियों के लिए कुछ गर्म होता है, फिर गर्मियां आती हैं। इसी तरह ये भी जब हमने तहरीक शुरू की तो लोग शुरू में तो हमें समझ ही नहीं पा रहे थे। वो जैसे कि हम पे इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ये नर्सरी खाने के लिए आ गए, उसके बाद ये इल्जाम लगा कि ये दरगाह की जमीन को कब्जा कर लेंगे। जब ये इल्जाम भी फेल हो गया तो ये आया कि सुन्नी अमानतुल्लाह और शिया सरफराज मिलके इस प्रॉपर्टी को सुन्नियों के हवाले कर देंगे। अभी जो 2022 का ऑर्डर हुआ है जनवरी का, आप वो देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या ऑर्डर किया है कि दरगाह शाह मर्दा शिया प्रॉपर्टी है, शिया औकाफ है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शिया ही मेंबर होंगे। तो गलत कौन साबित होता है? जबकि आप जो 2017 में कॉन्स्टिट्यूट बना रहे हो उसमें लाइफ टाइम मेंबर को तो खत्म कर देते हो और अपने आप को लाइफ टाइम लीगल एडवाइजर बना देते हो, और उसमें एक कॉलम और लिखते हैं ये कि गैर शिया भी अंजुमन का मेंबर हो सकता है, जबकि मनाही है, बना ही नहीं जा सकता। मोहसिन हो सकता है। मोहसिन मीन्स व्हाट? आप अल्फाजों के उसमें जाल में उलझाना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूट को भी चैलेंज किया जा रहा है, उसको चैलेंज किया ही जाएगा। वो हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूट सिर्फ अंजुमन हैदरी का है, और अंजुमन हैदरी द बॉडी, और वो गुजरे हुए वक्त का कैलेंडर है। अच्छा। आप 2022 में 2021 का कैलेंडर उठाकर नहीं देखते हैं। लेकिन कौम को सामने लाने के लिए बात जरूर बताई जाएगी कि अगर किसी जमाने में भी दरगाह के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसके खिलाफ 2022 में आवाज उठी है, और उस कॉन्स्टिट्यूट को वापस किया जाएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा। आप लोग वहां पर बैठकर लाइफ टाइम मेंबर्स को खत्म कर देते हो, अपने आप को लाइफ टाइम ओहदेदार बना लेते हो। क्यों भाई? ये मनमानी की गई, ये मनमानी है, ये हक तलफी है, ये हक तलफी है। बिल्कुल। जो आप करप्शन कर रहे हो वो अलग है, हक तलफी अलग है। और हम आपके सामने फिर कह रहे हैं कि ये जो हक तलफी है इसको दूर किया जाएगा। देखिए, हमारी लड़ाई 3 चीजों पर है। नंबर 1, खराब सिस्टम के खिलाफ है, ठीक है, बिल्कुल वाज़े तौर पर हम कहते चले आ रहे हैं। नंबर 2, हमारी लड़ाई ट्रांसपेरेंसी की है, शफाफियत लाने की है। नंबर 3, हमारी लड़ाई है मुस्तहिकों का हक दिलाने की, जो उनका हक, मसलन जैसे कि मेंबरशिप का हक खत्म कर दिया गया। भाई, जब मैं हिंदुस्तानी ही नहीं रहूंगा तो मेरा यहाँ अकाउंट कैसे खुलेगा, मुझे यहाँ की मुराद का फायदा कैसे मिलेगा, मुझे गवर्नमेंट से दी गई सहूलतों का फायदा कैसे होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? करप्शन, उससे पहले सिस्टम को ठीक करेंगे। जब सिस्टम ठीक हो जाएगा तो करप्शन दूर होगा, जब करप्शन दूर होगा तो मुस्तहिकों को उनका हक मिलेगा। और हम इसके बाद जो सबसे ज्यादा ये लड़ाई, ये तहरीक का हिस्सा है, लेकिन जो हमारा फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान में हम सबसे पहले एजुकेशन पर जोर देंगे। जो बच्चे पैसे की तंगी की वजह से, मालूमात की तंगी की वजह से, किसी भी वजह से जो बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं या तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी मदद फराहम की जाएगी, हर तरह की माली मदद की जाएगी। उनको कहीं एडमिशन में प्रॉब्लम आती है उसकी मदद की जाएगी, नौकरी में कहीं मदद की जरूरत पड़ती है उनकी मदद की जाएगी, जॉब में, रोजगार के लिए हम इन चीजों पर काम करेंगे। हम काम करेंगे जो हमारी बच्चियां शादी के लिए बैठी हैं, उनके घर में माली तंगी है, उनको फाइनेंस सपोर्ट किया जाएगा। हम काम करेंगे उन बीमारों के लिए जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, हम उनको माली मदद फराहम करेंगे, उनको रास्ते में नहीं छोड़ा जाएगा। हम दरगाह की तामीराती काम करेंगे, दरगाह में जो भी डेवलपमेंट जरूरी है वो किया जाएगा। दरगाह में के ताल्लुक से जितने भी मुकदमात चल रहे हैं, चाहे वो क्रिमिनल मुकदमे चाहे सिविल के मुकदमे, उनकी देखरेख की जाएगी और उन अदालतों में जाकर वो सब चीजें हमने फेस करनी है, क्योंकि जितनी भी मुकदमात चल रहे हैं उनकी पैरवी हम ही लोगों ने करनी है। तो जो आप लिस्ट एक तरह से दे रहे हैं कैमरे के जरिए कि आप क्या करेंगे, जी जी, लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करते 10 साल 15 साल पीछे होकर चलते हैं तो अंजुमन हैदरी के जरिए, उस कमेटी के जरिए ऐसे कोई काम हुआ? हाँ, आप हमें लिस्ट बताइए। उस कमेटी ने एक मर्तबा ये कहा कि हम रोजा इमाम हुसैन बनाएंगे, ठीक है,
अनाउंस किया गया, ठीक है, वो कहते हैं हमने चंदा नहीं लिया, हम कहते हैं कि उन्होंने ईरान तक से चंदा लिया है, सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी चंदा आया है। लेकिन अभी ये जांच का विषय है, इसलिए हम ये डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने चंदा लिया, बट उन्होंने ये तो कहा ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड है कि वो दरगाह, वो रोजा इमाम हुसैन बनाएंगे। कहाँ बना? अब तक नहीं बना। उसके बाद एक शोशा छोड़ा गया डाइवर्ट करने के लिए, जब 2019 में ये शिद्दत इख्तियार कर रही थी तहरीक कि हम यहाँ शिया यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ठीक है, वहां पर 4 ईंटें लगवा दी गई शिया यूनिवर्सिटी के नाम पर। पूछिए वो 2019 से 3 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितने कमरे बने यूनिवर्सिटी के, कितने कॉम्प्लेक्स बने? कुछ नहीं बना। ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है कि दुनिया के कौम को डाइवर्ट, उसका मिजाज कर दिया जाए, कौम हम तक ना आए। कौम को ये तासुर दिया जाता है बार बार कि दरगाह की डेवलपमेंट के लिए हमने कितना काम किया। मैं जितने आपको फ्यूचर प्लान बता रहा हूँ, देखिए ये प्लान मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये मैं कौम तक मैसेज देना चाहता हूँ, और ये हम बगैर सिस्टम के नहीं कर पाते हैं, ना ही हम करना चाहते हैं। इसका हमारे यहाँ सिस्टम है, हमने इसका खाका तैयार किया है कि हमने ये तमाम तजावीज़ अपनी मशावरती कमेटी, जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के सदर मोहतरम है अशजर रजा जैदी साहब, उनके सामने रखेंगे हम ये। उसके बाद वो उसको मशवरों के लिए मशावरती कमेटी को देंगे, उसके बाद उस पर सदर मोहतरम जनाब अशजर रजा जैदी साहब के मंजूरी हासिल करेंगे। उस सब के बाद हम ये पूरा अपना जो प्रपोजल है, जो हमने फ्यूचर प्लान तैयार किया है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के सामने रखा जाएगा, और दिल्ली वक्फ बोर्ड की परमिशन के बाद ही हम ये काम कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए कुछ काम ऐसे हैं जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें बगैर दिल्ली वक्फ बोर्ड की परमिशन के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और हम इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखेंगे, और हम कोई भी सिस्टम को लांघने की कोशिश नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर जो हमारे सदर मोहतरम अगर हमें कहीं रोकते हैं तो हमें वहां रुकना पड़ेगा, हालांकि हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं, फिर उसको मशावरती कमेटी में रखा जाता है, वहां से मंजूरी ली जाती है, उसके बाद उसको दिल्ली वक्फ बोर्ड भेज दिया जाता है। लेकिन मिसाल के तौर पर एक काम है कि कोई बीमार है और उसको इमरजेंसी जरूरत पड़ रही है कि उसको कैंसर के लिए 25,000 रुपए जमा करने, तो उसके लिए हम दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं जाते हैं, वो हम अपने खजाने में से देंगे। खजाने मीन्स व्हाट, के जो अंजुमन के अकाउंट्स हैं हमारे पास है। अगर आप ये बात करती है कि इन्होंने तामीराती काम क्या किया है, तो इनसे पूछिए कि 50 लाख रुपया किराएदार से आया, वो कहां गया? अंजुमन के अकाउंट जो पुराने लोगों के ऑफिस बेयरर्स के सिग्नेचर थे, हर 3 साल में चेंज होते हैं, वो इन्होंने नकली ढोंग के केवाईसी जमा करके वो चेंज करा के निकाल लिए। कहां गए वो पैसे? कौम के सामने जरूर लाना पड़ेगा कि ये करोड़ों रुपया गया कहां। भैया कौम की अमानत है ना, तो गल्लों से जो पैसे निकाले जाते हैं उनका 12 साल का रिकॉर्ड दीजिए आप। बिल्कुल, हमारा इल्जाम गलत है, बताइए ना आप हमें, हम अपने माफी के साथ वापस चले जाएंगे अपने घर। 12 साल से गल्ले निकल रहे हैं, गल्लों से जो पैसा निकलता है दरगाह में, वो पैसा जा कहां रहा है उसका हिसाब दीजिए। अच्छा, वो कितना निकला? और वो देखिए, अगर 12 साल में, अब ये मेरा क्लिप सुनने के बाद अगर ये अकाउंट्स मेंटेन शुरू करेंगे तो ये और फंस जाएंगे, क्योंकि हम बहुत तेज हैं इस मामले में। हाँ, 12 साल का रिकॉर्ड अगर इनके पास ओरिजिनल नहीं है और ये बनाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो कुछ रजिस्टर्ड है और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है उससे मेल नहीं खाते वो, अगर इन्होंने आज बनाए। और अगर ये 12 साल से बनाते आ रहे हैं तो हम माफी मांग लेंगे। हम पूरी कौम के सामने इसी तरह ऑन कैमरा आके कहेंगे कि जो हमने इल्जाम लगाए थे हमें इन्होंने मुतमईन कर दिया, और हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। बल्कि हम तो चेयरमैन साहब को जाके इस्तीफा दे देंगे कि सर हमने इल्जाम ही गलत लगाए थे इनके ऊपर। हालांकि ये बीते वक्त की बातें और ये पहेलियां हैं। जो कुछ हम कह रहे हैं वो अल्लाह के कर्म फजल से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं कि ये तो हो सकता है कि 200 करोड़ की जगह 198 करोड़ हो जाए, ये तो हो सकता है 200 करोड़ की जगह 300 करोड़ हो जाए, लेकिन इल्जाम अपनी जगह है। और अगर आपने डेवलपमेंट किया है तो वो वहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। भाई मिसाल के तौर पर आप तो न्यूज में हैं, आप तो चैनल से हैं, आपको लगता है कि सरफराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, चलो दरगाह शाह मर्दा चलते हैं, और वहां पर आप जाके देखेंगे बहादुर ने या अंजुमन हैदरी, जो नकली अंजुमन हैदरी मौजूदा 10 साल से काबिज है, उसने वहां पर एक 12 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की हुई है। तो आप कूचा पंडित पहुंच जाएंगे हमारे घर। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आइए सरफराज साहब, ये फोटो उतार कर लाए हो। तो जब आप किसी भी चीज को या किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो मीडिया जो है वो वहां तक पहुंचती, हम ग्राउंड रिपोर्ट तक पहुंचते हैं। जो आप कह रहे हैं सरफराज जी, वही अगर बहादुर अब्बास कह करके गए तो हम दोनों की बात सुन रहे हैं, दोनों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इसके बाद हम वहां पर रिपोर्ट के लिए जाएंगे कि असलियत क्या है जमीन पर। देखिए, इसलिए सोच समझ कर ही अपनी बात रखेंगे। आप
सिर्फ जाएंगे नहीं, मैं तो आपको मधु कर रहा हूं, मैं तो दावत दे रहा हूं। जी जी जरूर। मैंने सबसे पहले जो इसके ओरिजिनल ऑनर हैं, यानी कि कौम के लोग जी, ऑनर मीन्स ये हम एक हम लुगती लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हम उसके खादिम हैं। जो इसके असल मुहाफिज हैं, शायद ये लफ्ज सही रहेगा, जो इसके असल मुहाफिज हैं, हमने उन तक ये बात पहुंचाई है। आप लोगों तक आने का शर्त तो हमें इसलिए हासिल हुआ कि वो यहां तक पहुंचा रहा है हमें। अच्छा, वो उस्ताद जी हैं, वो बहुत एडवांस है, उनका आईटी सेल बहुत कहने का मतलब आपका ये है कि चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं, तिनका नहीं है मैडम, अब तो तार है। अच्छा, वो ज्यादा चुभ रहा है। अगरचे ये बातें सब सच साबित ना हुई, हाँ। तो हमारा एड्रेस 3440 कूचा पंडित बहुत दूर नहीं है, आप हम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये बातें सच साबित हुई तो हम शायद आप तक वापस ना आके कोर्ट मूव करेंगे। बिल्कुल। और ये बातें ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और अभी जो ये अटपटा फटपटा की बातें कर रहे हैं ना, दरअसल जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जब इंसान को ये लगने लगता है कि उसका जो ये बेईमानी का किला था ये धराशायी हो रहा है, तो वो इस तरह की बौखलाहट की बातें करता है, जेल भेजने की, और खुद ही अदालत खुद ही वो करने लगता है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं दरगाह के मुहाफजत की, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं माले इमाम की। अगरचे देखिए हम इस वक्त दो हिस्सों में बटे हुए हैं। हमने जो अपनी तहरीक को शुरू किया है दो हिस्सों में, एक गासिब माले इमाम है, एक मुहाफिज माले इमाम है। इसको मैं आसान लफ्जों में समझा दूं, एक वो लोग हैं जिन्होंने इमाम का माल लूटा है, एक वो लोग हैं जो इमाम का माल लूटने से बचाना चाहते हैं, हिफाजत की है। ये अभी जांच का भी विषय है और इस पर कार्रवाइयां भी चल रही हैं। हमें एक्चुअल में जो लोग ये डिबेट करते हैं या ये यहाँ के बैठते हैं, कैमरे के सामने बैठते हैं, ये असल में मुद्दे से हमें हटा देते हैं। मुद्दा ये होना चाहिए कि मैनेजिंग कमेटी कानूनी बनी या गैर कानूनी। अगर कानूनी बनी तो क्यों, और अगर गैर कानूनी बनी, 2019 में मैनेजिंग कमेटी बनी थी, आपको वक्त ट्रिब्यूनल जाना चाहिए था हमारे खिलाफ, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था हमारे खिलाफ, आप नहीं गए। बहरहाल हो सकता है भूल गए हो। फिर 2022 में कमेटी बन गई, अभी आपके पास 30 दिन है, आपको वक्त ट्रिब्यूनल चला जाना चाहिए। हमें शायद किसी से इत्तला भी मिली है कि हाई कोर्ट चले गए, चले जाना चाहिए। हम भी बैठे हैं यहाँ पर, वहां पर यह साबित हो जाएगा कि अमानतुल्लाह साहब या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये कमेटी गलत बना दी है। जबकि आपको एक बात और बता दूं कि बार बार हमें टारगेट किया जाता है अमानतुल्लाह साहब के साथ मिलकर। अच्छा, हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सीधी सीधी सिर्फ दरगाह की फलाह के लिए काम करते हैं। और ये बातें देखिए, आपने जैसे पूछा कि ये कब शिद्दत इख्तियार किया इसने शिद्दत, कोई भी चीज, आपका पहला गुनाह अचानक नहीं पकड़ा जाता, नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जब आप वो गुनाह करते रहते हैं, उसके मरतब होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि दरगाह शाह मर्दा में किराएदार हैं, जो दरगाह के किराएदार हैं, जो वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं, उसको नईम फातिमा के जरिए इल्लीगल नोटिस दे दिया गया दरगाह के मकानों को खाली करने का। मुझे आप बताइए, क्या वक्फ एक्ट आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप शिया रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप वहां पर रह रहे किराएदारों को मकान खाली करने का नोटिस दे दें? आप होते कौन है भाई? बिल्कुल। ये भाई वो किराया नहीं दे रहे हैं या किराया कम दे रहे हैं, तो आप इसका वक्फ बोर्ड को नोटिस कीजिए। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड की जानकारी में लाइए, वक्फ बोर्ड उसका अमल करेगा। हाँ। ये वहां पर उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं। या तो हमारी बात मानो, वरना हम तुमको झूठे मुकदमों में बंद करा देंगे। धमकी दी गई, धमकी नहीं दी गई है, हमले किए गए उनके घर पर। अभी दिसंबर 2021 में वहां पर हमले किए गए और अपने ब्लेड चाकू मारकर FIR कराई गई हैं। 506 324 /34 2021। दूसरी FIR का नंबर है 18 2022। ये इन्होंने झूठे मुकदमे लगवाए, पुलिस को झूठी जानकारी दी है इन्होंने, सिर्फ उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए। भाई दरगाह में वो लोग किराएदार हैं, तो वो मुतवल्ली के किराएदार हैं, लेकिन मुतवल्ली भी तो किसी के मातहत है। बिल्कुल बिल्कुल। मुतवल्ली को चाहिए कि वो इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को बताता और वो इसको नोटिस देते। लेकिन नईम फातिमा अपने शौहर के कहने पर कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, अपने शौहर के, क्योंकि उनके शौहर वाइस प्रेसिडेंट है अंजुमन में, उनके भाई वसीम अब्बास एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनके कहने पर अपने मनसब का दुरुपयोग कर रही हैं, अपने मनसब का नाजायज इस्तेमाल कर रही हैं, और उसको इनकी सजा, इस बात की सजा उनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी जुल्म का एक अंत होता है। बिल्कुल। सरफराज
हुसैन साहब, आपने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी चीज़ें बताई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जांच का विषय है तमाम चीज़ें, चाहे वो आप सुप्रीम कोर्ट की अब यहाँ बात कर दी, यहाँ पर आपने गृह मंत्री की बात कर दी, प्रधानमंत्री की बात कर दी। अब देखना ये होगा कि 30 दिनों के अंदर वहाँ पर बातें पहुँच पाती है, 3 दिनों के अंदर पूरी डेटा पहुँचाने का काम करते हैं या नहीं करते, उसके बाद बातचीत हो पाएगी। कई खुलासे और कई इल्ज़ाम आपने लगा दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि दूसरी पार्टी की तरफ से जो बोलना है, अब्बास साहब की तरफ से जो बात रखी गई है, वो कितना सही है, आप कितना सही हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी। वहाँ पर फैसला लिया जा सकता है कि सही और गलत कौन है और कौन हकदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।